अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सूरत हाल ये चल रही है कि जहाँ पर पूरा दिन कल हड़ताल रही और क्यों हड़ताल रही उसकी वजूहात के ऊपर भी हम बात करेंगे, वो सारी हम आपको अपडेट बिल्कुल देंगे। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर टैक्सेशन के मसले चल रहे हैं, पैसे के मसले चल रहे हैं, वहाँ पर अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। और हुकूमती ऐलान के बाद गैर ज़रूरी बहस जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये हुकूमती ऐलान क्या है, गैर ज़रूरी बहस क्या है, ये एक पूरी साइंस है। ये पूरी साइंस के ज़रिए बड़ी साइंटिफिक तरीके से, बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग से जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज़ हैं, जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज़ और प्रोपेगेंडा मशीन्स किसकी हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये जो इन लोगों ने एक भोंडी चाल चलने की कोशिश की, मैं इसलिए कह रही हूँ कोशिश की, उसमें इनको नाकामी ही हुई है और आगे मज़ीद इसको नाकामी दर नाकामी होगी। इस सब की तफसीलात मैं आपको इसमें बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले वही एक चीज़ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, जहाँ जहाँ आप जानते हैं, जहाँ जहाँ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इस वीडियो को और इस यूट्यूब के इस जो चैनल है इसको अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकते हैं। आप ज़रूर करें, बिकॉज आई थिंक सो दैट इज़ द ओनली सपोर्ट विच यू कैन गिव अस। और वो ये है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स में इजाफा करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स में इजाफा होगा तो जाहिर बात है वीडियो की फ्रिक्वेंसी में भी इजाफा होगा, वीडियो की फ्रिक्वेंसी में भी इजाफा होगा तो आपसे बातचीत करने का और ज़्यादा मज़ा दुबाला होगा। द मोर द मेरियर, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ काइंडली ठक 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 करके जो है वो सब्सक्राइबर्स में इंक्रीज़ करें। और ताकत आप लोग के पास है भाई, ईंधन इस YouTube चैनल का आप लोग के पास है, तो जितना गुड़ डालेंगे, जितना ईंधन डालेंगे उतना मीठा। एनीवेज जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हालिया बजट में FBR ने IMF की शराइत पर रिटेलर्स, दुकानदारों और जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में शामिल करने के इक़दाम करते हुए मुल्क भर के 42 शहरों के 26,000 जो बाज़ार हैं उनका एडवांस टैक्स रेट मुकर्रर कर दिया और मार्केट और लोकेशन के हिसाब से तमाम दुकानों का अलग अलग टैक्स मुकर्रर किया गया है। मुख्तलिफ दुकानदारों से माहाना 100 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक टैक्स वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। FBR ने एडवांस टैक्स का तयन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू, इलाके और दुकान के साइज़ के हिसाब से किया है और आर्जी दुकानों को माहाना एडवांस टैक्स से छूट देती है। अब हुकूमत की जानिब से ताजर बरादरी को टैक्स नेट में लाने की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बनाया जा रहा है। इजाफी टैक्सेस के खिलाफ मुल्क भर की ताजर बरादरी मुत्तहिद हो चुकी और पूरे मुल्क में उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की। तमाम छोटे बड़े शहरों की जो मार्केट्स हैं उसको बंद रखा गया। अलमिया ये है कि हमेशा की तरह जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने ताजरों की इस हड़ताल को जो है वो जायज़ करार दिया। और ऐसा क्यों किया जी उन्होंने? जाहिर पता है सियासी तड़का लगाना। हालांकि जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इसलिए नाम लेकर के उसके बारे में बात करूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के ही वोट से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जी भाई हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ऐसा मौका आता है, जैसे कि ये हड़ताल की बात हुई जो कि कल पूरा दिन जारी रही, उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि देखिए जी हम तो नहीं कह सकते कि इनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए, जमहूरियत है और जमहूरी बात। उन सबको पता है कि IMF की कड़ी शराइत है। PTI वालों को अच्छे से पता है कि वो बारूदी सुरंगें खोद कर गए थे और ऐसे में जब ये सब कुछ होगा और रिएक्शन आएगा ताजर बरादरी की तरफ से और उसके ऊपर अगर हुकूमत को बैक नहीं मिलेगी, चले PTI ने बैक नहीं करना ना करे, उनका तो हमें पता ही है ना, उन्होंने अपने अलग ही एक 1.5 इंच की मस्जिद बनानी है। पीपल्स पार्टी भी अगर बैक नहीं करेगी, MKM भी अगर बैक नहीं करेगी और जानते बूझते हुए सारा मलबा जो है वो नून लीग पर डालेगी, शहबाज सरकार पर डालेगी और हुकूमत पर डालेगी, ये जानते हुए कि IMF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या करतूतें रही हैं, तो भाई ये ज़्यादती है। इसको मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही कहूँगी। एनीवेज जी, यही पाकिस्तान का असल मसला है कि यहाँ कोई भी शख्स डायरेक्ट टैक्स देना नहीं चाहता। टैक्स सिर्फ वही दे रहा है जिससे ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। जैसे कि सैलरीड क्लास, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की सैलरी बाद में हमारे हाथ में आती है, टैक्स पहले कट जाता है, टैक्स कट के हमारी सैलरी आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, अब जैसे क्योंकि मैं मीडिया में काम करती हूँ, टेलीविज़न चैनल में काम कर रही होती हूँ, प्राइवेट मीडिया में आप काम करते हैं, प्राइवेट मीडिया में सैलरी बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम उनसे नेट ऑफ टैक्स क्लेम करते हैं। नेट ऑफ टैक्स का ये मतलब नहीं होता कि हम टैक्स नहीं दे रहे। नेट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि ऑफ कोर्स हमारी सैलरी से भी टैक्स कट रहा है और वो कट कर ही हमें सैलरी मिल रही है, लेकिन हमें पता होता है कि जी टैक्स कट करके हमारी कितनी सैलरी आएगी, वो इतनी आएगी, ठीक है। और हम जैसे लोग और जो जॉब क्लास के लोग हैं और जो हम जैसे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और बार बार टैक्स दिए चले जाते हैं। एनीवेज जी,
टैक्स सिर्फ वही दे रहा है जिससे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। अब मुल्की टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा उन मुलाजमीन की तरफ से आ रहा है जिनका टैक्स सैलरी हाथ में देने से पहले ही काट लिया जाता है। वी आर द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, हम लोग यानी सैलरीड क्लास, आप लोग यानी कि जो सैलरीड क्लास है। और मुल्क भर में जो सरापा एहतजाज हुए कल हमने देखा, अगर उस रिटेल सेक्टर यानी दुकानदार और ताजरों की बात करें तो उनका मुल्क की जीडीपी में हिस्सा कोई 20% बनता है, मगर उनका टैक्स में हिस्सा पता कितना बनता है? 1 या 2%, इससे ज़्यादा नहीं बनता होगा। मैं आपको दावे से कहती हूँ, मैं कोई इकोनॉमी की एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर रही थी तो मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की और मुझे बाकायदा ये बताया गया कि जो इतनी बड़ी आपकी ये जो आपका एक तबका है ये 1 या 2% टैक्स देता है। रिटेल शोबे की टैक्स अदायगी बहुत ही कम है। आप अपने इर्द गिर्द किसी भी छोटी बड़ी मार्केट में चले जाएं, दुकानदारों की अक्सरियत लाखों की ट्रांजैक्शन भी कैश की सूरत में करती है। कस्टमर से सेल टैक्स तो बटोर लिया जाता है, मगर वो सेल्स टैक्स हुकूमत को नहीं दिया जाता। ये छोटे बड़े दुकानदार टैक्स नेट का हिस्सा ही नहीं है। ये हुकूमत को किसी किस्म का कोई टैक्स अदा ही नहीं करते। हुकूमत टैक्स लगाने की बात करे तो पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। सियासी हुकूमतों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं और वो शहर बंद होने से, मीडिया का बवेला करने से अंडर प्रेशर आ जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आते हैं, और ये एक नेचुरल सी बात है। कारोबार रियासत चलाना किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लिहाजा वो आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पर मजबूर हो जाती है, जिसका खमियाजा उसको भी भुगतना पड़ता है जो टैक्स नेट में शामिल है और अपना टैक्स बाकायदगी से अदा करते हैं। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस, पेट्रोलियम मसनूआत में लेवी टैक्स और सेल्स टैक्स की बढ़ती हुई शरह की वजह यही है कि लोगों का माइंड सेट है कि जी हमने टैक्स नहीं देना, टैक्स से बस किसी तरह हमारी बचत हो जाए, टैक्स नेट में किसी सूरत हमने नहीं आना, और ऐसी हर कोशिश के खिलाफ सड़कों पर आना है कि अगर कोई टैक्स नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत एक बार फिर मुश्किल में फंस गई है, और इसलिए क्योंकि IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने अभी तक पेश की शराइत पूरी नहीं की हैं, जिसकी वजह से 6 सितंबर को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के नए स्केड्यूल में अभी तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। हुकूमत अगर कमज़ोरी का मुजाहरा करती है और ताजर बरादरी के सामने घुटने टेकती है तो एडवांस टैक्स वापस लेने पर मजबूर हो जाती है। तो वक्ती तौर पर तो शायद हुकूमत के ऊपर से प्रेशर हट जाए, हुकूमत को थोड़ा फ़ायदा हो, मगर आगे चल के ये फैसला पाकिस्तान को इंतहाई खौफनाक सूरत हाल से दरकिनार कराएगा। तो ये टाइम है पाकिस्तान के बारे में सोचने का। ताजर बरादरी को, रिटेल मार्केट को, इनको कुछ एहसास करना चाहिए, ये कुछ रियलाइज़ करें कि आपको इस वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचना है। आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप टैक्सेस अदा करें। अब जैसे मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देती हूँ। अब ये देखिए, चंद दिनों के बाद आप देखेंगे रबीउल अव्वल का महीना चढ़ जाएगा और फिर शादियों का सीज़न होगा। नॉर्मली हम जैसे लोग और मोस्टली जो हैं वो रबीउल अव्वल के अंदर शादियों को और खुशियों को पसंद करते हैं, और मुहर्रम सफ़र के बाद एक शादी का सीज़न आता है। लोगों की बहुत सी शादियाँ हो रही होती है। अब इसके अंदर आपने अगर जूलर को देने हैं, जूलर आपसे अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं लेगा, जूलर आपसे जो है वो चेक नहीं लेगा, जूलर आपसे जो है वो कार्ड पेमेंट नहीं लेगा, जूलर कहेगा डायरेक्ट कैश देना आपने। और अगर आप कहेंगे नहीं हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या हम इस तरह करने, नहीं वो हम नहीं कर सकते, अगर उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वो भी आपसे निकलवाए जाएंगे, GST भी आपसे लिया जाएगा, टैक्सेस सारे लिए जाते हैं कस्टमर से। अच्छा, अगर आपने कहीं वेन्यू बुकिंग करानी जानी है, अगर आपने कोई कपड़े लेने जाने, भाई डिज़ाइनर जो कपड़े हैं आजकल शादियों के वो भी इतने महंगे बनते हैं, लाखों के वो कपड़े बनते हैं, उसके पीछे कैश पेमेंट, ज्वेलरी से लेकर के हर चीज़ कैश पेमेंट, लिक्विड कैश यानी जो रुपीज़ है, जो पेपर करेंसी है, वो पाकिस्तान में क्यों चल रही है भाई? इसकी असल जड़ ही यही है। हर चीज़ को आपको डिजिटलाइज करना होगा, और अगर डिजिटल करेंसी होगी तो किसी सूरत कोई चांस ही नहीं है कि इसमें कोई हैंकी पैंकी हो सके। रिटेलर हो, एक कमरे की दुकान वाला हो या पूरे प्लाजे का मालिक हो, हैंकी पैंकी करके दिखाए, राइट। अच्छा, ये तो बात अब हमने कर ली, बड़ी ये ड्राई सी बात थी, लेकिन ये मसला है और ये ज़रूरी था एड्रेस करना। अब आ जाए जी, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान में सियासी और सहाफ़ती गठजोड़ से प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, इसकी एक बड़ी और सादा सी जो मिसाल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कभी ना मिलने वाली एक एक्सटेंशन की है। बिल्कुल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी ऐसे शख्स को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती जो बानी PTI के फ़ैन क्लब का मेंबर ना हो। और अगर बात आए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, तो उनसे तो बानी PTI का तब से झगड़ा है जब बतौर वज़ीर आज़म वो फैज़ हमीद की एक कॉल या एक हुक्म की मार हुआ करते थे। इस बात का एतराफ़ बानी PTI खुद कर चुके हैं कि भाई उन्हें रेफरेंस बनाने का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ कहा गया था, और जैसे कहा गया वैसे ही मनवान उन्होंने इसके ऊपर अमल किया। चंद माह से तहरीक इंसाफ और उनके चंद जो सपोर्टेड सहाफ़ी हैं वो
मुनज़्ज़म तरीके से एक बयानिया बनाकर मुसलसल फैलाए जा रहे हैं कि हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आपस में कोई डील हो चुकी है। अब मसला ये है कि जब वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आपस में डील हो गई है, तो ये प्रोपेगेंडा है, ये नफ़रत फैलाना है, ये तीली लगाना है, ये आग लगाना है, जिसमें चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ को फिक्स करेंगे और बदले में हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन देगी। ये वो डील है जो आपको पीटीआई वाली बताती है कि जी चीफ जस्टिस जो है उनके साथ ये बात हुई है कि जी हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ जो पीटीआई है आपने उसको फिक्स करना। अच्छा, ये दावा एक जहरीला प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद इंतशार, इनाकी, नफरत का प्रचार और सियासी अदम इस्तेकाम है। इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद अप्रैल मई की वो खबर थी जिसमें हुकूमत को पेंशन बिल ज़्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत में तोसी की तजवीज़ दी गई। अब ये ज़रा समझने वाली बात है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर फरमाना है, माशाल्लाह आप लोग काफ़ी समझदार हैं, तो ज़रा थोड़ी सी बात सुन लें टेंशन से। पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करनी पड़ती है जो किसी भी हुकूमत के लिए दर्द सर है। सो हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई थी कि दुनिया भर में जो सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद है ना, उसमें इजाफा किया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अभी जैसे रिटायरमेंट एज 60 है, आप उसको 65 कर दें, या आप उसको 64 कर दें, या आप उसको 66 कर दें। हुकूमत पाकिस्तान भी सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर पेंशन कम कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि ज़ाहिर बात है जो बंदा 60 पे रिटायर होता है, ठीक है, उसको आपको 60 ईयर्स की एज में पेंशन देनी शुरू हो जाती है। अगर वो शख्स 65 में रिटायर होगा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, या अगर 64 में रिटायर होगा, या 66 में रिटायर होगा, या 67 में रिटायर होगा फॉर दैट मैटर, तो वो आप जो 6-7 साल की जो पेंशन ब्रैकेट है ना, वो आपकी बच जाएगी। आप उसको तनख्वाह देंगे, उससे काम कराएंगे, और फिर उसके बाद से आपको उसको पेंशन देनी पड़ेगी। समझ आ रही है? मतलब कि आप पैसे देकर उससे काम कराएंगे ना, रादर देन कि आप बस खाली पेंशन ही दिए जा रहे हैं। इस एक खबर को पीटीआई ने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया और एक तीर से दो शिकार करने के लिए एक बयानिया बनाया कि हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में डील हो चुकी है। पीटीआई का मकसद था कि हुकूमत के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अवाम की नज़रों में सियासी और मुफाद परस्त बनाकर गैर मकबूल किया जा सके। उनको गंदा करना मकसद था कि हुकूमत को तो हम गंदा कर ही रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को भी गंदा करते हैं सारी बातों से। अब ये प्रोपेगेंडा मशीनरीज इतनी तेज़ी से और मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि आम आदमी तक असल खबर पहुँच ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं हर मुमकिन हद तक कोशिश करूँगी सही और गलत आप तक पहुँचाने में, सही खबर आप तक पहुँचाने में। सही खबर क्या है? उसी खबर में जो असल खबर है वो ये है कि अप्रैल के आखिर में होने वाली इस मीटिंग में जब रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर बहस आई, तो चीफ जस्टिस जो कि सिटिंग चीफ जस्टिस है काजी फाइज़ ईसा साहब ने हुकूमत को दो टोके बता दिया कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की कोई तोसी नहीं चाहते। और हैरान कुन तौर पर उसी मीटिंग में जो आइंदा बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। ये वही जस्टिस हैं जिनका नाम है मंसूर अली शाह साहब, जो कि अक्टूबर में इस मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। ये कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, ये कितनी दिलचस्प बात है कि चीफ जस्टिस जो कि अभी सिटिंग है विच इज़ काजी फाइज़ ईसा साहब, उनको एक्सटेंशन मिलने की सूरत में जिस जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतासर होना था वो हुकूमत की इस तजवीज़ से मुत्तफिक थे, और जिसको एक्सटेंशन मिलना थी जो कि काजी फाइज़ ईसा साहब हैं वो इससे इनकारी थे। वफाकी वज़ीर कानून हो या कोई भी हुकूमत उहदेदार, ये बात वो बार बार दोहरा चुके हैं कि हुकूमत ऐसी कोई आईनी तरमीम लाने का सोच भी नहीं रही है जिससे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल सके या सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा सके। इसके बावजूद फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया गया, गर्म है, और इसी असूल पर काम हो रहा है कि झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे। ये प्रोपेगेंडा मशीन्स इतने मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट करते हैं कि अभी से बयानिया बनाया जा रहा है कि भाई शहबाज हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी कीमत पर भी चीफ जस्टिस बनाना ही नहीं चाहती और उनको रोकने के लिए आईनी तरमीम ला रही है, जो कि सरासर गलत है, सरासर झूठ है। आज़म नज़ीर तर सब कह रहे हैं कि जी अगला जो चीफ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। हुकूमत कह रही है कि जी हम एक्सटेंशन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करें, लेकिन फिर भी ये आग लगाने पर तुले में है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस वो कह रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाना चाहते। अब ये झूठा तासुर कायम किया जा रहा है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को पसंद नहीं करती और तहरीक इंसाफ उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के लिए मेहनत कर रही है। अभी गुज़श्ता रोज़ी
अपोजिशन लीडर के सवाल पर वफाकी वजीर कानून ने एक बार फिर पूरी कौम को बताया कि इस मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। ऐसी कोई आईनी तरमीम सिरे से गौरी नहीं है जिससे एक्सटेंशन या फिर सीनियरिटी का कानून बदला जा सके। जो बात अप्रैल में शुरू होकर के अप्रैल में ही ख़त्म हो चुकी है और हो जानी चाहिए थी, आज तक उस पर बात हो रही है। ये कौम को गुमराह करने के बराबर है, ये झूठ फैलाने के बराबर है। झूठ बराबर क्या है, ये तो झूठ ही है ना। और ये क्यों हो रहा है? ये वक्त का ज़िया हो रहा है कौम के, और ये अक्टूबर तक यही बात चलती रहेगी जब तक नए चीफ जस्टिस का बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन लिख करके नहीं निकाल देते, तो तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि इमरान खान जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके और हुकूमत की आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं। और इमरान खान ये चाहते हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब का भी जो नाम और रेपुटेशन है वो ख़राब हो, और उनकी और हुकूमत की भी अनबन हो, और जो अगले चीफ जस्टिस हैं जो कि मंसूर अली शाह साहब है वो उनकी। अब मैं आपको एक खबर दे रही हूँ, मैं आपको बड़ी वसूख से खबर दे रही हूँ कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस बन भी जाएंगे, और मंसूर अली शाह साहब कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो कि इमरान खान को फेवर देगा। ये मैं आपको बहुत बहुत वसूख से बता रही हूँ, कंसिडरिंग द पैटर्न ऑफ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क इन द जुडिशरी। वो इसलिए क्योंकि हर इदारे को अपनी लिमिट में रहना है, और हर इदारे ने अपनी लिमिट में रहना है। अब ये इसलिए नहीं कि जी ये रहना आइडियल होता है, अब आइडियलिज्म के ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी है। और ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पर जब आपके मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हों कि जो सिपा सलार हैं और जो कौम है वो यकसू हो और सेम पेज पर हो और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हो, ऐसे टाइम पर जब दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही हो, और ऐसे टाइम पर जब दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान चीन के दरमियान फासले पैदा करना हो, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब भी डंडा चुकेंगे ना। वो तो अच्छा खासा डंडा चुकेंगे, वो तो फिर एक्टिव होंगे, और वो किसी तौर भी सी पैक को और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को साबुटाज नहीं होने देंगे। और जब मैं बात करती हूँ अपने ताल्लुकात की, तो मैं उनके कुछ ज़ाती ताल्लुकात की बात नहीं करती, मैं करती हूँ पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की। हालिया दहशतगर्दी में 50 से ज़्यादा शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हुए, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई इसके ऊपर रियासत ने अपनी कमर कस ली है। शहबाज शरीफ इन एक्शन आ चुके हैं, सिपा सलार जो हमारे हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो तो ऑलरेडी पहले से ही इन एक्शन है। और भाई ये डिसाइड हो गया है, ये डिसाइड कर लिया गया है कि भाई कोई SOP वायलेट नहीं होगा। और हाँ, जिसने झूठ बोला, जिसने प्रोपेगेंडे किए, जिसने जो जो बोया है, वो अपने हिस्से का काटेंगे। ये बस इतनी सिंपल सी बात है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।